शिवपूजन जी, देखिए जैसा शिवपूजन जी ने कहा कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ हजारीबाग से है, बचपन हमारा इधर ही गुजरा है और जब राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहला मौका है जबकि हम झारखंड आए थे, तो मेरी भी इच्छा थी कि आप लोग के बीच रह के रूबरू होके वार्तालाप करें, जान पहचान करें। ये प्राथमिकता हमारी है, यही है, कोई एक स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था। और साथ साथ जब आपसे चर्चा करें तो कुछ मुद्दे जो यहाँ पर मुझे दिखे वो उसके बारे में भी सोचा, जो नेशनल लेवल पे जो मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको आगाह करने का मौका मिलेगा। तो आज चूँकि बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बिरसा मुंडा जी की जयंती है और साथ साथ स्थापना दिवस भी है। ये सबको मालूम है कि आज ही के दिन ये प्रदेश बना था। तो ऐसे शुभ अवसर पे चूँकि मैं रांची में था तो सोचा आप लोगों के साथ एक बार मिलके रूबरू होकर कुछ बातें करें। पिछले दिनों में मैंने देखा कि रांची में और प्रदेश में जो है कुछ ऐसी रैलियां हुई, कुछ ऐसे विरोध हुए जो कि किसान बिल के बारे में, जो यहाँ की स्थायी सरकार और कांग्रेस पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, तुल दे रही है, तो मैंने सोचा आपके बरक्स होकर कम से कम सच्चाई जो है प्रदेश की जनता को, खासकर किसान भाई बहनों को बताने का काम करें। देखिए आज जो दशा हो रही है कांग्रेस पार्टी, उसका मुख्य कारण है कि ज़मीन में जुड़े हुए नहीं है, वो ज़मीनी समझ उनको कम हो गई है। वो जो है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए किसानों की समस्या वो नहीं समझते और किसानों के बारे में जब वो बात करते हैं तो लगता है ऐसा कि उनको वर्गलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने 3 बड़े झूठ उनके जो बार बार कह रहे हैं, उन 3 झूठ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, आप अगर उनके हर स्पीच पे सुनिए, उनके लोगों को स्पीच सुनिए तो उनको वो कहेंगे कि पहला झूठ कि एमएसपी जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से कि एमएसपी जो है, जब ये बिल पास हो गया, कि जो फार्मर्स का बिल जो पास हो गया, उसके बाद कैबिनेट ने नए एमएसपी का जो पैडी के लिए, जो धान के लिए फिर से एमएसपी जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया, उसमें बढ़ाकर पिछले जो रेट थे उससे बढ़ा कर दिया। तो ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि हमने एमएसपी ख़त्म कर दिया, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि एमएसपी का कहीं कोई विधेयक में कोई चर्चा नहीं हुआ, कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगर देखिए, आप अगर विधेयक पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि एमएसपी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। इसलिए एमएसपी बिल्कुल इंसुलेटेड है और जैसा है वैसा इंटैक्ट है। इसलिए कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि मॉडल एपीएमसी होना चाहिए और जो एमएसपी जो है वो लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। ये रिपोर्ट जो है वो 2006 में, जब यूपीए की सरकार थी, आप लोग को ही मालूम है यूपीए की सरकार थी, लेकिन उस वक्त उनकी चिंता नहीं थी किसान भाई बहनों को आज वर्गलाने का काम कर रहे हैं। जब उनकी चिंता करनी चाहिए थी, उनकी चिंता उन्होंने नहीं की और बल्कि ये रिपोर्ट जो है वो गर्दा खाता रहा उनके और ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसले से ऐतिहासिक डिसीजन लिया और जो लागत से 1.5 गुना दाम देने का फैसला जो 2018-19 में फैसला ऐसा डिसीजन लिया और यह सरकार ने इस तरह का डिसीजन पास किया। और किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो एक प्रक्रिया हमने शुरू की है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक हम डबल इनकम कर देंगे, वो उस प्रक्रिया में इसको हमने करने की कोशिश की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए 2000 थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहता हूं कि 2019 के मैनिफेस्टो में देखिए, उन्होंने एमएसपी की बात की है, उन्होंने बात की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उन्होंने बात की है। ये सारे चीज़ें जो हमने पास किया है इस विधेयक में, वो सारी चीज़ें उनके 2019 के मैनिफेस्टो में है। आज अगर हमने किया तो वो इसके बारे में क्यों इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्यों वर्गलाने का काम कर रहे हैं। पहला झूठ मैंने आपको बताया कि एमएसपी के बारे में उन्होंने झूठ वर्गलाया था। वो झूठ हमने कांग्रेस को एक्सपोज किया कि कैबिनेट ने पास किया पैडी का और धान के जो न्यू एमएसपी डिक्लेयर किया और उसमें पिछले बार से 50 रुपये ज़्यादा जो दाम दिया। उससे समझ में आता है कि जो एमएसपी जिस तरह से चल रहा है वो अलग से, उसका इसमें कोई छेड़छाड़ सरकार ने नहीं की है। दूसरी झूठ उन्होंने कही कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मंडियाँ कैसे ख़त्म हो जाएंगी भाई? मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। देखिए यहाँ आज 7,000 मंडियाँ हैं पूरे देश में और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मंडियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं, आज भी मंडियाँ हैं, विधेयक पास होने के बाद भी मंडियाँ। हाँ, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडियों को हम जो है वो
इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड कर रहे हैं, ताकि एक मंडी में अगर कोई किसान भाई आए तो उसको दूसरे मंडी में पता चले कि कहाँ से दूसरे में मंडी में अगर बेच सकते हैं तो दाम, जैसे स्टॉक मार्केट में आप जैसे शेयर बेचते हैं, एक जगह आप कहीं भी बैठ के बेच सकते हैं, इसलिए कि शेयर किसी शहर में बैठ के बेच सकते हैं, इसलिए कि स्क्रीन पे आपको दाम दिखता रहता है और आप कहीं से ही बेच सकते हैं। उसी तरह अगर हर मंडी, अभी 1000 मंडियों को हमने लिंक कर दिया है, जहाँ पर आप प्राइस देख सकता है, किसान बैठा हो रांची में और पता चला कि मध्य प्रदेश के किसी भोपाल में ज़्यादा दाम बिक रहा है, तो रांची का किसान वो यहाँ ना बेच के इस मंडी में बेच के बाहर की मंडी में बेच सकता है। ये उसको विकल्प है आज, जिसके बारे में आज हमने ज़रूर फैसला लेके आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये विधेयक लाया, सरकार ने लाया और पास किया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2006 में आप देखिए कि एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो उस वक्त उसका जो अध्यक्ष थे वो हुड्डा जी थे, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जो स्टेट था उस वक्त। उस ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर 5 चीफ मिनिस्टर थे 5 स्टेट के, और उसके अध्यक्षता जो कर रहे थे हुड्डा जी थे। उन्होंने ये रेकमेंड किया कि किसानों के लिए बिल्कुल मंडी एक अकेला विकल्प नहीं होना चाहिए, मंडी से बाहर भी उनको विकल्प होना चाहिए ताकि बेहतर दाम मिल सके उनको, और उसके बारे में जो है हमारी चिंता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से इसको जो 1955 से था उसको बाहर होना चाहिए। ये 2 चीज़ रिकमेंडेशन आई। उसके बाद गठन किया गया फाइनेंस कमीशन 2007 में। फाइनेंस कमीशन की भी रिपोर्ट यही आई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है ख़त्म हो जाना चाहिए, और मंडियों के अलावा भी उनको अलग विकल्प हो, ऐसे मार्केट को ऐसे फ्लेक्सिबिलिटीज जो है वो देना चाहिए किसान भाई बहनों को, इसलिए कि वो सिर्फ मंडी में नहीं हो। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन के बाद आप 12th 5 ईयर प्लान देखिए, उसमें क्या रिकमेंडेशन है, यही सुझाव है। उसके बाद आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, उसके सुझाव देखिए। ये सब सुझाव यूपीए सरकार के समय आए। हमने तो सिर्फ, और अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है, हमने तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। चूँकि ये सुझाव अच्छे थे, किसान के हितैषी वाले सुझाव थे, और हम हितैषी हैं किसान के, हम समझते थे कि शायद वो भी होंगे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी मंशा कुछ और है, करनी और कथनी में फ़र्क है। उन्होंने कहा कुछ और, रिकमेंडेशन कुछ और है, मैनिफेस्टो में कुछ और है, लेकिन आज हमने कर दिया तो इसकी सराहना करते हुए सरकार के करने के बजाय वो सरकार के आड़े खड़े हैं और किसान भाई बहनों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। तो दूसरा झूठ हमने एक्सपोज किया कि देखिए मंडियां ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि मंडियां रहेंगी। उसके अलावा मंडियों को हम लिंक करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ताकि ज़्यादा बेहतर मिल सके, और उसके अलावा बाहर में कोई अगर बेचना चाहता है तो उसको बेचने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आज यहाँ पर किसान जो है उपज कर रहा है, उसको कोई कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ, घर बगल में बनिया जो है वो बगल के दुकान का बनिया हो, या कोई छोटा सुपरमार्केट का आदमी, ऐसा कोई आपसे एक किसान भाई से अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, जो पहले से प्राइस उसका डिक्लेयर कर देता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई आप हमारे लिए उपज करो, ये पैसा जो है मुआवजा आप देंगे इस उपज के लिए। तो किसान भाई के लिए कोई रिस्क नहीं है, उनको पता है कि मेरे को जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा खरीदार बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा माल मिलेगा। इसलिए कि मंडी का हालत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मंडियों में देखिए बिचौलिए होते हैं, और वो बिचौलियों की ही रक्षा कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कि बिचौलिए मंडी में आते हैं, वो पहले किसान भाई बहन से दाम लगाते हैं। अगर मंडी में आज जैसे 1975 रुपया धान का दाम चल रहा है MSP, तो वो आपसे 1600-1700 में लिखवा लेंगे, 1800 में लिखवा लेंगे, लेकिन उसके ऊपर जाके वो मंडी में बेचेंगे 1975 रुपये में, वो बिचौलिया बेचेगा। एक किसान भाई को जो इनकम होना चाहिए वो एक बिचौलिया को होता है। हमने बिचौलियों के दरवाजे बंद करने का काम किया है। हमने पूरी कोशिश की है कि बीच से बिचौलिया निकल जाए और किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़े। इसलिए हमने ये हमारी कोशिश ये है कि जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन था वो सही रिकमेंडेशन था और किसान के हित में रिकमेंडेशन था, इसलिए हमने ऐसा फैसला लिया है। अब तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दिया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से सारे ज़मीन हड़प कर लेंगे,
कौन हड़प कर लेगा भाई? आपने विधेयक पढ़ा है क्या? किसी ने विधेयक पढ़ा? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के और जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपने जब मैनिफेस्टो में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, तो क्या ये सोच के लिखा था कि वहाँ ज़मीन आप हड़प कर जाएंगे? हम तो नहीं करने वाले हैं। हमने अपने विधेयक में बिल्कुल साफ लिखा है कि सिर्फ उसके उपज का ही, उस अनाज जो पैदा करेगा किसान, हमारे किसान भाई बहन जो पैदा करेंगे, उनकी चिंता करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ उस उपज के जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी जो ज़मीन का कोई लेना देना नहीं, कोई माई का लाल 1 इंच भी ज़मीन हमारे किसान भाई बहनों से नहीं ले सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अन्न का ध्यान देती है, अन्नदाताओं का नहीं। ये सबसे बड़ा फ़र्क हमने देखा है मैनिफेस्टो में, कि मैनिफेस्टो में उनके लिखा है, मैं अपने मैनिफेस्टो के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में कह रहा हूँ, कि उनके 2019 के जनरल इलेक्शन में जब मैनिफेस्टो आई थे, आप पढ़िए, उनके ही चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पढ़िए, उनके समय यूपीए 1 के समय और यूपीए 2 के समय दोनों टाइम में जो रिकमेंडेशन आया है फाइनेंस कमीशन का, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स का और चीफ मिनिस्टर्स के, उसमें लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मार्केट और बढ़ाया जाए और विकल्प क्रिएट किया जाए, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ख़त्म किया जाए, और ये सारे चीज़ें जो है वो उन लोगों ने रिकमेंड किया, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। उसके साथ साथ चूँकि हम किसान, हम अन्नदाताओं का ख्याल करते हैं, अन्न का नहीं, हम बिचौलियों को बाहर निकालना चाहते हैं और किसान बिचौलियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी है। हमने बहुत सारी सुविधाएं हमने किसान भाई बहनों को देने की कोशिश की है पिछले जब से हमारी सरकार है, और वो सारी जो चीज़ें आती, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे वो आपको फसल बीमा योजना हो, चाहे आपको और भी जितनी सुविधाएं हैं, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, या और भी जैसी जितनी भी सुविधाएं हम दे रहे हैं, उसको किसान सर्विस बोलते हैं। उस किसान सर्विस का हमने मेंशन किया है कि किसान सर्विस के बेसिस पे ही जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किसान सर्विस का सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ज़मीन का कोई सौदा नहीं होगा। लेकिन विधेयक को साइड में रख के मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बंधुओं से जो प्रेस के हैं, कि आप इसको ये उठाइए और सवाल कीजिए। आप एक जनता के और किसानों के हित में सवाल कीजिए कि क्या कोई इस विधेयक में कहीं लिखा है कि ज़मीन 1 इंच ज़मीन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? सिर्फ उसके अनाज का और उपज का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और बेहतर प्राइसिंग होगा तभी वो किसान कर सकते हैं। किसान को ये विकल्प है, मंडी उसके लिए है, लेकिन मंडी से बाहर अगर उसको बेहतर दाम मिलता है तो ये उसको एक विकल्प है, जिसको विकल्प के बेहतर बेसिस पे वो बेहतर इनकम कर सकता है, अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। हम तो कमिटेड हैं कि 2022 तक, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक उनकी आमदनी डबल करेंगे, तो हम करेंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ सर आपको, कि ये सारी चीज़ें हमने जो किया है, आज बहुत सारे स्टेट में हम बहुत सारे स्टेट में गए, किसान भाई बहनों के साथ चौपाल में बात किया। इनको वर्गलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन हकीकत है कि हकीकत से ये इनको भटका रही है और बिचौलियों को सपोर्ट में खड़ी है। इसलिए कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बिचौलियों को होता था अगर ये मंडियों में, और सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे किसान भाई बहनों को आता था। इसलिए हमने इसके आपके समक्ष ये बातें रखी, ताकि आप भी कम से कम इनके सामने ये सारी बातें रख पाए कि जो विधेयक पास हुआ है उसमें इन सब चीज़ों का इस तरह से जिक्र है जो हमारे सरकार करना चाहती है, उनके हित में। हम किसान हितैषी सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने बार बार इसका जिक्र किया है, और यहाँ तक किसान सम्मान निधि से नवाजा है, जो हर साल उनके अकाउंट में 6,000 रुपये जाते हैं। ये सिर्फ यही सरकार कर सकती है जो उनकी चिंता करती है, और जितने सारे अलग सुविधाएं हमने उनको दी है, उसके लिए हमने एक और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया, FPO। ये सरकार ने 1000 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाया है, इसलिए कि छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं किसान भाई बहनों की। आप 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, बहुत किसान ऐसे जिनके 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं, ऐसे 80, 81, 82% या 88% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं, मतलब अकेले वो चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने 8,000 करोड़ खर्च करके फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, FPO, ताकि हमारे किसान भाई बहन इनके पास जाएं। ऐसे बहुत सारे एक समूह
उनके साथ ये किसान सर्विस को ध्यान में रखते हुए, उनकी आमदनी को ध्यान में रखते हुए, इनके बेसिस पे सरकारी तौर से, सरकार के निज़ाम से, ऑर्गेनाइजेशन से उनके हित का फैसला कर सके। चूँकि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्क करेगा और उनका मुनाफा बढ़ेगा, इसलिए सरकार ने गठन किया। 8,000 करोड़ खर्च करके सरकार ने इस पिछले बजट में इसके अनाउंस भी किया है। तो मैं आपके बीच सिर्फ ये बातें रखना चाह रहा था कि किसान भाई बहन के बारे में किस तरह से उनको वर्गलाया जा रहा है, जबकि उनकी चिंता ये सरकार कर रही है। और मैं आपके सामने उस विधेयक के बारे में जिक्र किया जिसमें सारी बातें लिखी हैं। और बिल के पिछले जो उन्होंने यूपीए के समय स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, जो फाइनेंस कमीशन, या फिर आपको चीफ मिनिस्टर्स कमेटी की रिपोर्ट, या फिर 12th 5 ईयर प्लान रिपोर्ट, या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, सारी चीज़ों को रिपोर्ट को रखते हुए और उनके खुद के मैनिफेस्टो को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर वो सब कुछ देखेंगे तो उनको वो इस तरह की बातें और लोगों को गुमराह करना, या खासकर किसान भाई बहनों को गुमराह करना बंद करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार आप देख रहे हैं कि लोग, बहुत ब्रीफ में बोलूँगा कि इकॉनमी के बारे में, कि अक्सर वो राहुल गांधी जी इकॉनमी के बारे में बात करते रहते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि कोविड के समय हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को प्राथमिकता दी, इसलिए दुनिया की 20% आबादी हमारे देश में रहती है। लेकिन आप अगर देखिए कि चाहे उससे इन्फेक्टेड हो कोविड से या जिसकी मृत्यु हुई है, उस सब रेशियो देखिए तो हम दुनिया के 90 कंट्री से भी पीछे हैं। मतलब हम बहुत अच्छा एवरेज हमारा, वो सिर्फ इसलिए कि हमने प्राथमिकता दी। जानता हूँ कि इकॉनमी एक साल अगर थोड़ा डिले हो जाएगी तो वापस तो आ जाएंगे, अगर लोग जीवित नहीं रहेंगे तो उनकी चिंता कौन करेगा। हमारी सरकार ने उसको प्राथमिकता दी कि लोगों के जीवन को प्राथमिकता दी, और इकॉनमी को थोड़ा सा उस वक्त ढील, उस पर निगाह हटा के लोगों पे निगाह रखी। उससे थोड़ा इकॉनमी इम्पैक्ट हुई। लेकिन अगर जिस तरह से पिछले कई हफ्ते से, कई वीक से, और जिस तरह से हमारे आत्मनिर्भर पैकेज 1 20 लाख 21 लाख करोड़ का, उसके बाद हमारे आत्मनिर्भर पैकेज 2, और अब पिछले दिनों में आत्मनिर्भर पैकेज 3, तो जिस तरह से हमने इतने सारे पैकेजेस लेके आए, उसमें हमने गरीबों का ख्याल किया, उसमें हमने सप्लाई चेन का पूरा इंतज़ाम किया कि सप्लाई चेन बिल्कुल उसमें जो भी कंसर्न उसको एड्रेस किया जाए। उसमें हमने मिडिल क्लास का ध्यान दिया, उसमें हमने इंडस्ट्री का ध्यान दिया, उसमें हमने हर वर्ग के लोगों का ध्यान दिया, और ख़ास कर किसान भाई बहन और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बिल्कुल थ्रेश होल्ड पर रहते हैं, ऐसे परिवार को के बारे में हमने चिंता की। और आज देखिए, जिस आप पैरामीटर पे देखिए, आप चाहे कंजम्पशन साइड में देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया, डिमांड जो है हर चीज़ की, जो प्लेन की टिकट की डिमांड बढ़ गई, एयर ट्रैफिक जिसको बोलते बढ़ गए, रेल ट्रैफिक बढ़ गया, रेल ऑलमोस्ट इसमें पहले प्री कोविड लेवल पे आ गया, और कई चीज़ें तो प्री कोविड लेवल से भी बेहतर हो गई। आज जीएसटी कलेक्शन जिस तरह का अक्टूबर में आया है, अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन, वो अपने आप को दर्शाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो लोग, और नौकरियां, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती थी, खासकर जो कांग्रेस बार बार कहती थी, CMI की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये बताती थी कि 24% 25% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। आज वो उसी CMI की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है और जिसकी बार बार वो हर बार उसके बारे में कहते रहते थे, वो CMI रिपोर्ट आज बताती है कि प्री कोविड लेवल से भी बेहतर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अब प्री कोविड लेवल से भी कम हो गया है। मतलब इकोनॉमिक, उससे सिर्फ एक ही बात दर्शाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, तेज़ी से शुरू हो गई है। उसका पूरा जो है, आप जो है, जो श्रेय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, निर्मला सीतारमण जी का है, जिन्होंने बहुत अच्छा पैकेज अनाउंस किया, सोचते समझते पैकेज के अनाउंस किया, ताकि पहले सप्लाई साइड को एड्रेस किया, फिर डिमांड को एड्रेस किया, दूसरा जो आत्मनिर्भर पैकेज पूरा डिमांड साइड को पुश करने के लिए, डिमांड पुश करने के लिए था। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अच्छी चल रही है, नंबर्स जो आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। जो जीडीपी ग्रोथ की बात में जो कह रहे थे कि एनुअल जीडीपी ग्रोथ जो है वो -9-10% होगा, वो आज के दिन में लोग कहने लगे हैं कि फोर्थ क्वार्टर पॉजिटिव होगा, हो सकता है 3-4% नेगेटिव हो, जबकि लोग शुरू में कह रहे थे 10% नेगेटिव होगा। और
आगे नेक्स्ट ईयर के जो जो प्रोजेक्शंस है इंडिया के एजेंसीज को तो छोड़ दीजिए, जो ग्लोबल एजेंसीज है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है और बहुत सारी एजेंसीज है, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके रिकमेंडेशन देखिए, जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑन द स्ट्रीट, उनका एवरेज निकालिए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 10% से नीचे GDP ग्रोथ अगले साल के लिए नहीं दिखा रही है। ये समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी जो थोड़े देर के लिए स्लो डाउन हुई थी, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमने लिए उसके भी फायदे दिख रहे हैं, और जो हमने आत्मनिर्भर पैकेज जो अनाउंस किया है उससे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नौकरियां भी बढ़ती जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। तीसरा वाला जो अभी आत्मनिर्भर पैकेज है पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, और जो आमदनी भी धीरे धीरे जो थोड़ी कम हो गई थी, श्रिंक हुई थी, वो भी तेज़ी से बढ़ने लगी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ने लगा है, डिमांड भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसके सारे आंकड़े हैं जो दिखते हैं कि डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी जो है फिर से वापस ट्रैक पे आ गई है और तेज़ी से जो है इकोनॉमी जो है ग्रोथ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसमें जो ये लोग जो वर्गलाते थे और CMI की रिपोर्ट जो बार बार हमें दिखाते थे ऐसे रिपोर्ट, आज मैं उनको बोलता हूँ कि CMI की रिपोर्ट खुद पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि CMI की रिपोर्ट जो उस वक्त कहती थी और आज प्री कोविड लेवल से बेहतर कई चीज़ हो गई। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखिए तो प्री कोविड लेवल से पहले बेहतर हो गया है, आप GST कलेक्शन देखिए तो प्री कोविड लेवल से बेहतर हो गया। तो ओवरऑल इकोनॉमी बहुत अच्छा है, ट्रैक पे है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो गुमराह करती है, तो उनसे आपके माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या वो आंकड़े देखकर बोलते हैं या आंखें मूंद कर बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कुछ प्रश्न होगा फिर एक के साथ ले लेंगे। जी बताएं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ की सरकार आपका काफ़ी सिंपल रहता है, मध्य प्रदेश वगैरह, तो फिर आप यहाँ भी आए हैं तो ठीक है, हजारीबाग आपका घर है, लेकिन आप आना हुआ है पहली बार। उनका भी अध्यक्ष जी ने कहा था कि 3 महीने में सरकार वो कहीं वो कनेक्शन नहीं करते। देखिए नहीं, स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया था इसलिए कि मेरी माता जी यहाँ पर आई हुई थी, मैं उनके चरण छूने आया था, मैं बस उनसे मिलने और कोई मेरा कोई काम नहीं था। लेकिन चूंकि यहाँ से वापस जा रहा था, मेरे परिवार भी आए हुए हैं और सोचा कि आप लोग समझ हो के तो आपसे आप लोगों से एक बार थोड़ा बातचीत हो जाए। पार्टी का काम करना मेरा दायित्व है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग, हम सोल्जर्स हैं, हम सब आगे बढ़ाना चाहते हैं और जनता की सेवा करना ये हमारा लक्ष्य है, ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। मान लीजिए जो किसान, जो बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसान के साथ, अगर किसान का जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है तो क्या उसको पैसा उसको मिलेगा? उसको तो प्रोटेक्शन है, लेकिन किसान भाई बहनों को प्रोटेक्शन है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन नहीं है। अगर उसने पैसा जो खर्चा किया है, जो बिजनेसमैन, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। किसान भाई बहनों को प्रोटेक्शन है। सर, आप आए और स्वागत है आपका झारखंड में, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें झारखंड की कुछ भी बात नहीं है। हम करेंगे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, इसलिए देखिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप लोगों के साथ मिलजुल के बातचीत करना था। जो राष्ट्रीय मुद्दे पे कुछ बातें हो रही थी यहाँ पर देखा था, तो हमने सोचा आपके समक्ष रहकर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ फिर जो सवाल सभी सम्मानित पत्रकार बंधु को आज के शुभ दिन में, शुभ अवसर पर आप सबको बधाई और अभिनंदन। आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इनकी जयंती मना रही है। साथ ही साथ आज स्थापना दिवस भी है और स्थापना दिवस में अगर अटल जी का हम नाम भूल जाएं तो सहसा हम कह सकते हैं कि अटल जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते तो झारखंड अलग प्रांत नहीं होता। तो आज के शुभ दिन में भगवान बिरसा मुंडा जी को हम नमन कर रहे हैं और साथ में अटल जी और आडवाणी जी को भी हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं।
ये 1912 का आंदोलन, संत कोलंबस कॉलेज से पहली चिंगारी निकली थी। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पहली चिंगारी निकली। रामनारायण सिंह जैसे सरीखे लोग पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल लाए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि साइमन की कमीशन जब आई थी तो कितने विद्यार्थियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जाकर के स्मारक पत्र देने का काम किया, मेमोरेंडम देने का काम किया। आज़ादी के पहले जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आए थे रामगढ़ में, उस वक्त भी यहाँ के क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जाकर के अपनी बात को रखने का काम किया था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि झारखंड आंदोलन कोई छोटा नहीं, एक बृहद पैमाने पर इसको देखने का हम सब लोग काम करें। किसी एक परिवार और खानदान के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरा बृहद रूप में देखा जाना चाहिए 1912 से लेकर के 2000 तक। और उसमें जितने लोगों की भूमिका रही है, बागुन सुमरई हो सकते हैं, निहोरो हो सकते हैं, और ऐसे भैया राम मुंडा हो सकते हैं, ललित उरांव हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1988 में आगरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब प्रस्ताव आया तो मुझे भी सौभाग्य था उस अधिवेशन में रहने का। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वनांचल आंदोलन भी चलाया गया, और जिसके परिणति में आज अलग राज्य बना है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 1912 से लेकर 2000 तक जिन लोगों ने आंदोलन करने का काम किया, इस राज्य को अलग प्रांत बनाने का काम किया, उनके वंशजों की हमको हम चिन्हित करेंगे, उनके परिवारों को हम चिन्हित करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मानित करेगी। 1912 से लेकर अब तक जिन लोगों ने बलिदानी दिया, त्याग किया, तपस्या किया, जेल जाने का काम किया, कई जगह कई मुकदमे का सामना करना पड़ा, वैसे परिवारों को भी हम चिन्हित करेंगे और उनके लोगों को सम्मानित करेंगे। आज राजनीति का दिन नहीं है, आज का दिन तो खुशी मनाने का दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करने का भी दिन है। और आज मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य सरकार आत्मचिंतन करे, आत्मचिंतन करे कि इन आंदोलनकारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उनको एक अतिरिक्त सम्मान देने का जो काम किया था, हम आर्थिक सहयोग नहीं कहेंगे, सम्मान देने का काम किया था, आज वो बंद क्यों पड़ा है? आज ये प्रश्न खड़ा है कि जिन लोगों ने आंदोलन किया था वो आज किस चौराहे पर खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तो आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम किया है। पिछली सरकार भी इसके लिए अलग कमीशन बनाने का काम किया था और चिन्हित किया था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ साथ झारखंड और वनांचल आंदोलनकारियों को, जो हमारे लिए पूजनीय है, जिनके संघर्ष और बलिदानी के कारण मिला है। आज सरकार मौन है, चुप है, आत्मचिंतन करे सरकार। आज भगवान बिरसा मुंडा को हम याद कर रहे हैं, और भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया था, इसको भी आज राज्य की सरकार याद करे, और स्मरण इसलिए करे कि आज उनको आत्मचिंतन भी करना चाहिए। हमारी ओर से इतनी ही बात आज के दिन करना था, क्योंकि मैं आज का दिन पवित्र दिन मानता हूं, कोई इस पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं।